प्रबंध प्रक्रियाकारी भूमिका स्तर में आज हम अंतिम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने प्रबंध की भूमिका के 3 जो बिंदु थे उनमें हमने पिछले वीडियो में नाम बताया था आपको, तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बिंदु की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अंतर्व्यक्ति भूमिका। दूसरा आता है सूचनात्मक भूमिका। इसमें प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता 3 भूमिका में होता है। प्रबोधक के रूप में एक प्रबंधकर्ता जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, जो नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की प्रक्रिया के दौरान अपने जो अधिकारी या जो अपने अधीन जो अधीनस्थ हैं, प्रबंधकर्ता जो अपने जो अधिकारी जो अपने अधीनस्थ हैं उनसे वो क्या करेगा, समय समय पर सूचनाएं जुटाएगा। क्यों जुटाएगा? ताकि वो अपने अन्य अधिकारी, अधीनस्थ या संस्थान के बाहर के व्यक्तियों को सूचनाएं दे सके। इसीलिए प्रबोधक के रूप में वो सूचनाओं को जुटाने का काम अपने अधीन जो अधीनस्थ है या जो अपने सहायक कर्मचारी हैं या उसके अधीन आने वाले, प्रबंधकर्ता के अधीन आने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे सूचनाओं को जुटाने का काम प्रबोधक के रूप में प्रबंधकर्ता जो है वो करेगा। फिर प्रसारक के रूप में, नाम से ही जाएगा प्रसारक। प्रसारक हमें प्रसार करने वाला यानी सूचनाओं को देने वाला। जो सूचनाएं इकट्ठी की गई है, जो सूचनाएं तथ्यपरक है, तथ्यपरक का मतलब जो सही है, जहां से ली गई है वो संदर्भ सही है, झूठा नहीं है, गलत नहीं है, तथ्य पर आधारित है, उन सूचनाओं को लेना, मूल्यवान सूचनाओं को लेना और अपने अधीनस्थ अपने कर्मचारियों को वो सूचनाएं देना ताकि उस उपयोगी सूचना का लाभ कर्मचारी अपने कार्यों में करें और उनका फायदा उठा सके। तो समय समय पर जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को, तथ्यपरक मूल्यवान सूचनाओं को अपने कर्मचारियों को प्रेषित करना ताकि वो अपने कार्यों के दौरान सूचनाओं का उपयोग कर सके। तो प्रसारक के तौर पर जो सूचनाएं होती है उनको अपने अधीनस्थ अपने कर्मचारियों में प्रेषित करने का काम प्रबंधकर्ता करता है। प्रवक्ता के रूप में कैसे कार्य करता है? प्रवक्ता के रूप में, प्रवक्ता यानी वक्ता, बोलने वाला, बताने वाला। संस्थान के बाहर जो बाह्य पक्षकार है, सरकार है, कर्मचारी है, ग्राहक है, सॉरी कर्मचारी नहीं होंगे, वो तो संस्थान के अंदर होंगे, ग्राहक है, बाह्य पक्षकार सरकार है, ठीक है ना, या अन्य जो भी पक्षकार बाहर के आएंगे, समाज समूह वगैरह आएंगे, संगठन वगैरह आएंगे, तो उनको संस्थान की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना, बताने का काम एक प्रवक्ता के रूप में प्रबंधक अपनी भूमिका निभाएगा। तो प्रबोधक सूचनाओं को इकट्ठा करने वाला, प्रसारक इकट्ठा की गई तथ्यपरक मूल्यवान सूचनाओं को देने वाला, और प्रवक्ता बाह्य पक्षकारों को समय समय पर जानकारियां, संस्थान की योजना की, कार्यक्रमों की जानकारियां देने वाला। ये तीनों भूमिका में सूचनात्मक भूमिका के रूप में प्रबंधकर्ता होता है। फिर निर्णयात्मक भूमिका, निर्णयात्मक निर्णय लेने की भूमिका में सबसे पहले उद्यमी की भूमिका में होता है। एक प्रबंधकर्ता एक निर्णयात्मक भूमिका में उद्यमी की भूमिका में होता है। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उद्यम यानी किसी उद्योग के बारे में सबसे पहले अवसर जुटाता है और उसको स्थापित करने के लिए बहुत सी जोखिमें, बहुत से आने वाले खतरों को वो क्या करता है, उपयोग में लेता है। यानी उन खतरों को जानकर भी वो क्या करता है, एक जोखिम उठाता है, सुनियोजित जोखिम उठाता है। वो कौन होता है? उद्यमी होता है। तो प्रबंधकर्ता भी समय समय पर जो विभिन्न अवसर है उनके बारे में निर्णय लेगा, जोखिम उठाएगा, आने वाले अवसरों से कैसे लाभ लिया जाए इसके बारे में वो सोचेगा। समय समय पर संस्थान के बाहर के जो पक्षकार हैं या समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं उनको वो लागू करने के लिए अवसरों की खोज करेगा, उन अवसरों को जुटाएगा और संस्थानों को लागू करेगा। तो एक उद्यमी के रूप में वो अवसर खोजने, जोखिमों को उठाने, उनका सामना करने का काम प्रबंधकर्ता करता है, इसलिए उद्यमी की भूमिका में होता है। फिर उपद्रव निवारक की भूमिका में होता है। उपद्रव निवारक का मतलब होता है संस्थान के अंदर और संस्थान के बाहर किसी भी प्रकार के वाद विवाद हो, संस्थान के अंतर्गत एक दूसरे कर्मचारी, अधिकारी, अधीनस्थों या एक दूसरे के अधिकारियों के बीच में कोई वाद विवाद हो सकता है। तो उन वाद विवादों को सुलझाने के लिए, उपद्रव का मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, आपसी जो बहस कलह है उनको समाप्त करना, निवारण करने का काम भी उपद्रव निवारक के रूप में कौन करेगा? प्रबंधकर्ता करेगा। चाहे संस्थान के बाहर अगर किसी प्रकार का कोई उपद्रव है या संस्थान के अंदर किसी प्रकार का कोई उपद्रव हुआ है, उसके निवारण का काम, उसको दूर करने का यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम कौन करेगा? उपद्रव निवारक के रूप में प्रबंधकर्ता करेगा। फिर है संसाधन वितरक। संस्थान के अंदर बहुत से संसाधन है, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, उसका सही तरीके से वितरण कैसे किया जाए, योग्य व्यक्ति का चुनाव करके उसको योग्य पदों पर लगाना और उनको सही भौतिक जो आपके वस्तु है
वो उसको देना ताकि उसका वो समुचित उपयोग कर सके। तो संसाधक वितरक सही समय पर सही व्यक्ति को सही संसाधनों का बंटवारा करके उनका समुचित उपयोग करवाने का काम कैसे किया जाए, वो संसाधक वितरक के तौर पर कौन करता है, प्रबंधकर्ता करता है। यानी संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए उन्हें सही तरीके से उनका वितरण करना, योग्य व्यक्तियों को योग्य संसाधनों पर उपस्थित करवाना या लगाने का काम संसाधन वितरक के तौर पर कार्य किया जाता है। बजट वगैरह होता है तो बजट का सही तरीके से निर्धारण करने का काम भी है, किस विभाग में कितना खर्च करना है, किस विभाग में कितनी मशीनरी या संसाधन उपलब्ध करवाना है, तो ये सभी का संसाधन वितरक के तौर पर किया जाएगा। फिर आता है वार्ताकार। वार्ताकार का मतलब होता है बातचीत करने वाला। एक प्रबंधकर्ता संस्थान के अंदर और संस्थान के बाहर दोनों स्तर पर एक वार्ताकार की भूमिका होता है। जैसे संस्थान के बाहर किसी अन्य पक्षकार से संस्थान के संबंध में कोई वार्ता करनी है, ठीक है, उसके बारे में कोई योजना बतानी है, सूचना देनी है या सूचनाएं ग्रहण करनी है, या संस्थान के बारे में जानकारी देनी है, फिर वार्ता सरकार से मान लो जानकारी देनी है, या कोई कानूनी मान लो अड़चन आ गई है तो कानूनी तौर पर किसी से सलाह लेनी है, उससे कोई राय मशवरा करना है, तो एक वार्ताकार की भूमिका में कौन होता है, प्रबंधकर्ता होता है। तो इस तरह से वार्ताकार की भूमिका में प्रबंधकर्ता जाना जाता है। तो निर्णयात्मक भूमिका उद्यमी की भूमिका, जोखिम उठाने, अवसरों की खोज करने और उनको लागू करने की भूमिका में। उपद्रव निवारक के तौर पर आने वाले आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के जो उपद्रव है उनके निवारण का कार्य करेगा। संसाधन वितरण के तौर पर जो मानव भौतिक संसाधन है उनका सही तरीके से वितरण करने का। और वार्ताकार का मतलब होता है बाह्य पक्षकारों से सरकार या कानूनी तौर पर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत, कोई वार्ता करनी है, जानकारी जुटानी है, उनको देनी है, तो वार्ताकार की भूमिका में प्रबंधकर्ता होता है। इस प्रकार से हमने प्रबंधक की भूमिकाओं के बारे में चर्चा की। अब अंतिम हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रबंध के पदानुक्रम के। प्रबंध के जो विभिन्न पदानुक्रम है, मूल रूप से प्रबंध के 3 पदक्रम आते हैं। सबसे पहले उच्च स्तर पर सचिव मुख्य प्रबंधकर्ता आएगा, उसके बाद में मध्य स्तर पर जो आपके विभिन्न जो आपके क्षेत्रीय, मंडलीय, विभागीय या संयंत्रों पर जो प्रबंधकर्ता नियुक्त होंगे वो किस में आएंगे, मध्य स्तर पर आएंगे। पर्यवेक्षक का मतलब होता है निरीक्षण करने वाला, देखना काम सही तरीके से हो रहा है, उसको पर्यवेक्षक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन करने वाला ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षण का काम करता है। तो ये किस में आएगा, पर्यवेक्षक, फोरमैन और कर्मचारी ये आएंगे प्रथम पंक्ति। निम्न स्तर जो होता है उस पर आएंगे। तो 3 स्तर बताए गए। उच्च या शीर्ष प्रबंधक प्रबंध के पदानुक्रम में सबसे ऊपर आता है उच्च या शीर्ष प्रबंधक, जिसमें जो उच्च अधिकारी होते हैं जैसे सचिव है, मुख्य प्रबंधकर्ता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है ना, संचालक मंडल है, ठीक है ना, मुख्य सचिव है, तो वो किस में आएंगे, ये आएंगे उच्च शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत आएंगे। मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन आएगा, जो उच्च स्तर से मध्य के अंतर्गत है, उच्च स्तर की जो योजना है उनको साकार करने, अंतिम स्तर पहुंचाने के लिए मध्य स्तर पर। क्षेत्रीय का मतलब एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है ना, कोई प्रबंधकर्ता नियुक्त होगा तो वो क्षेत्रीय मध्य स्तरीय प्रबंधक में आएगा। मंडल के अंदर जैसे राजस्थान में बीकानेर मंडल, जयपुर, जोधपुर मंडल आवंटित कर दिए, उन पर प्रबंधकर्ता नियुक्त होगा तो मध्य स्तर में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद विभाग बने, जैसे वित्त विभाग है, जैसे आपके उत्पादन विभाग है, जैसे सेवा वर्गीय विभाग है, तो प्रत्येक विभागों पर एक प्रबंधकर्ता नियुक्त होगा, उसके ऊपर मुख्य प्रबंधकर्ता होता है। तो ये सभी मध्य स्तरीय प्रबंधक में। संयंत्र का मतलब मशीनरी, जो विभिन्न उत्पादन जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो विभिन्न मशीनरी है उसके ऊपर एक प्रबंधकर्ता नियुक्त होगा, वो भी मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अंत में आता है प्रथम पंक्ति, जो निम्न स्तरीय प्रबंधकर्ता होता है। प्रथम पंक्ति का मतलब सबसे निम्न स्तर की जो पंक्ति है वो इसके अंतर्गत आएगी। प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंधकर्ताओं को इसके अंतर्गत शामिल, इसमें पर्यवेक्षक प्रबंधक को भी शामिल किया जाता है। इस तरह से हमने इन प्रबंध के पदानुक्रम के 3 स्तरों को पढ़ा। अब सबसे पहले हम लेते हैं उच्च शीर्ष प्रबंधक। उच्च शीर्ष प्रबंधक में कौन आता है, उच्च शीर्ष प्रबंधक में हमने पढ़ा था संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, जो योजनाओं को बनाने का काम करेंगे। उच्च स्तर पर जो संस्थान की योजनाएं हैं वो कैसे बनाई जाए उसके संबंध में वो क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्यों को करेंगे। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की भूमिका किसकी होगी, उच्च शीर्ष प्रबंधक की होगी। यानी उच्च स्तर पर जो आपके अधिकारी हैं, संचालक मंडल, कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उनकी जो भूमिका है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आपके उच्च शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत आएगी। तो निर्णय लेने की भूमिका में कौन होता है, उच्च शीर्ष प्रबंधक होता है। फिर
निर्णय लेने के बाद में आपके आ गया उपक्रम के जो विभिन्न आपके संसाधन हैं, ठीक है ना, उन संसाधनों पर नीतियां उद्देश्यों का निर्धारण करने का काम, यानी संस्थान में उद्देश्यों का निर्धारण करना, नीतियों को बनाने का काम जो है वो कौन करेगा? उच्च शीर्षक प्रबंधक के अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी हैं वो इसके अंतर्गत करेंगे। जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन मामलों पर विचार विमर्श करने का काम भी कौन करता है? उच्च शीर्षक प्रबंधक जो है वो करता है। यानी जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, ठीक है ना, संस्थान के जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं, वित्त के संबंध के मामले हैं या उत्पादन के संबंध के मामले या बजट के संबंध में मामले हैं, तो उन सभी को निस्तारण करने का काम जो है वो उच्च या शीर्षक प्रबंधक के अंतर्गत लिया जाएगा। बजट का अनुमोदन करने का काम, यानी जो बजट बनाया गया है उस बजट को अनुमोदित करना कि हाँ ये बजट सही बनाया गया, इसमें जो मदें ली गई वो बिल्कुल सही है और प्रत्येक मदों पर जो खर्च किया जाएगा वो सही तरीके से किया जाएगा। तो बजट का अनुमोदन शीर्ष प्रबंधक करेंगे। अनुमोदन का मतलब सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना, उसको स्वीकृति देना, ठीक है ना। तो ये भी कौन करेगा? उच्च शीर्षक प्रबंधक के अंतर्गत किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं उनके चयन करने का काम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे उनको चयन करने, क्योंकि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वो इसके अधीन आएंगे, तो उनको चयन कौन करेगा? यही करेगा, है ना। और मध्य स्तरीय प्रबंधकों को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने का काम भी कौन करेंगे? उच्च या शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये कुछ कार्य है वो उच्च शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत लिए जाते हैं। फिर आता है मध्य स्तरीय प्रबंधक। मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है वो उच्च स्तरीय और प्रथम पंक्ति निम्न स्तरीय जो आपके पद है, पदानुक्रम है, उनके बीच में कड़ी का काम, उनको जोड़ने का काम, संयोजन का काम जो है वो किया जाता है। तो वो आता है मध्य स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत। इसके अंदर नीतियों, जो नीतियां बनाई गई है उसकी व्याख्या कौन करेगा? मध्य स्तरीय प्रबंधक करेगा। भाई नीति इन्होंने बना दी तो ये नीति की व्याख्या करेगा, नीतियों को बताएगा कि भाई ये नीतियां इस तरीके से आप इन कार्यों को कर सकते हो। तो नीतियों की व्याख्या करने का काम जो है वो कौन करता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। विभाग के कार्यों में समन्वय और सहयोग करने का काम, तो विभिन्न विभाग बने हुए उनमें समन्वय और सहयोग कौन करेगा? मध्य स्तरीय प्रबंधक ही करेगा, है ना। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य, समन्वय स्थापित करने का काम जो है वो करता है। दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन, दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उन कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगा? मध्य स्तरीय प्रबंधक ही करेगा। वो देखेगा कि भाई प्रथम पंक्ति निम्न स्तरीय प्रबंधक जो है वो काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, दिन प्रतिदिन के कार्यों को क्या करेगा? जानेगा, जांच करने का काम जो है वो करेगा। परिचालन कर्मचारियों को वितरित करना, जो कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जो प्रबंधकर्ता के अधीन आने वाले जो सहायक, जो परिचालक यानी जो परिचालन करने का काम करेंगे, कार्य को संचालित करने का काम करेंगे, उनको भी प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना कि हाँ आप कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हो और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो भी प्रेरित करने का काम भी मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षक के प्रबंधक स्तर पर जो उत्पन्न होने वाले जो विवाद है, ठीक है ना, पर्यवेक्षक के स्तर पर जो विवाद उत्पन्न होंगे, यहाँ पर जो किसी प्रकार का आपसी विवाद होगा उसको निस्तारण करने का काम कौन करेगा? उस ऊपर का अधिकारी करेगा। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक उसको क्या करेगा? निस्तारण करने का काम जो है वो वहां पर किया जाएगा। शोध और अनुसंधान यानी खोज करने का काम, ठीक है ना। इसके अलावा किसी पर रिसर्च करना है, खोज करनी है, जानकारी जुटानी है, तो ये काम भी मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। फिर अंत में आता है प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के प्रबंधक। ये सबसे अंतिम कड़ी है, अंतिम बिंदु है, जहां पर अंतिम स्तर पर यह देखा जाता है कि काम वास्तव में सही तरीके से पूरा हुआ या नहीं हुआ। यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें पर्यवेक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पर्यवेक्षक ये देखता है कि दिन प्रतिदिन के कार्य सही तरीके से संचालित हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसकी जानकारी वो मध्य स्तरीय प्रबंधकर्ता को देता है, जहां से उच्च स्तर पर ये जानकारी क्या होती है? प्रेषित होती है। और उच्च स्तर की जो जानकारी है वो मध्य स्तर से होते हुए कहां जाती है? प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के स्तर पर जाती है। तो संचालन संबंधी योजनाओं को अंतिम स्तर पर क्रियान्वित करने का काम कहाँ होगा? प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के स्तर पर किया जाएगा। कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा, तो कर्मचारियों के कार्य किए सही तरीके से किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, उनकी समीक्षा करना मतलब उनकी जानकारी लेना, जांच करना, देखना कि सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो कहाँ होंगे? प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के स्तर पर किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कर्मचारियों के व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए, आपसी संबंध कैसे बेहतर हो, तो पर्यवेक्षक क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का काम यहाँ पर करेगा। उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का काम ये करेगा। उच्च प्रबंधकों को समय समय पर विवरण प्रस्तुत करेगा कि सामाजिक प्रगति यानी कि सही रिपोर्ट प्रेषित करने का
कि वे दिन प्रतिदिन कर्मचारी जो दिए गए कार्य उनको सही तरीके से संचालित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है और किस प्रकार से वो कार्यों को पूरा कर पाएंगे, इसकी प्रगति रिपोर्ट जो है वो मध्य स्तरीय प्रबंधकर्ता को पर्यवेक्षक द्वारा प्रथम पंक्ति स्तर पर दी जाती है। कर्मचारियों को भी प्रेरित करना, उनको कार्यों के लिए प्रेरित करने का काम जो है वो पर्यवेक्षक के स्तर पर करते हैं। इसके अलावा जो बजट जो अनुमोदित हुआ है उच्च स्तर पर, वो अंतिम स्तर पर यहाँ पर क्रियान्वित करने का काम भी प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के स्तर पर किया जाता है। और कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन तो यहाँ होगा है कि वैसे तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा भी मैंने बता दी, जांच पड़ताल करने का, दिन प्रतिदिन के कार्यों पर नियंत्रण करने का काम, दिन प्रतिदिन के कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रबंध के प्रक्रिया कार्य भूमिका स्तर में उच्च शीर्षक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के प्रबंधक के जो विभिन्न कार्य हैं उनको यहाँ पर लेने का काम किया है। तो अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रबंधकीय पदानुक्रम है वो प्रबंधकीय पदानुक्रम उच्च शीर्ष प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक प्रबंधक आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक योजक कड़ी यानी जोड़ने की कड़ी का काम मध्य स्तरीय प्रबंधक करता है। योजना बनाने का काम, नियोजित करने का काम, नीतियों को निर्धारित करने का काम, निर्णय लेने का काम, अधीनस्थों की नियुक्ति का काम उच्च शीर्षक प्रबंधक करेगा। मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरीय शीर्षक प्रबंधक द्वारा जो योजना बनाई गई है, जो नीतियां बनाई गई है, उनको लागू करने का काम मध्य स्तरीय प्रबंधक करेगा। और निम्न प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के प्रबंधक क्या करेगा, तय योजनाओं को कैसे संचालित करना है, दिन प्रतिदिन के कार्यों को कैसे सही तरीके से लेना है, उनका मूल्यांकन करना, उनकी जांच करना इत्यादि का काम प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षक के प्रबंधक के माध्यम से किया जाएगा। विस्तार से आप किताब पढ़ें और कोई समस्या है तो आप ग्रुप के अंतर्गत पूछें। धन्यवाद।